जो पाकिस्तान के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी लाइक कायदे आजम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से सबसे ज़्यादा रेडिकलाइज लॉट निकल रहा है। जैसे अभी ताज़ा घटना है मेडिकल रेडिकल्स की। तो मेडिकल रेडिकल्स यानी कि जो पूरा समूह था वो पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था, एक ही पेशे का था। तो ये बात तो फिर सही साबित नहीं होती है कि भाई पढ़ाई का लेना देना है कि आप ज़्यादा पढ़े होंगे तो ज़्यादा मॉडरेट होंगे। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो आतंकवाद का जनक है, आतंकवादी पैदा करता है और साथ साथ आतंकवाद का विक्टिम भी है। दूसरा जो मॉडस ऑपरेंडाई है, जो काम करने का तौर तरीका जिस तरीके से इवॉल्व हुआ है, तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, वहाँ भी जो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं वही लोग ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में हैं। कोई पोस्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहाँ से भी रेडिकल्स को मैप करना, उनको रिक्रूट करना, दोनों कामों के लिए, इस्लामिक कट्टरपंथी एक्टिविटीज़ के लिए भी और नक्सलाइट्स एक्टिविटीज़ के लिए भी। ओसामा बिन लादेन को हीरो मानने वाले बहुत सा एक पढ़ा लिखा तबका दुनिया भर में एक छोटा सा समूह जरूर हुआ है। और अगर रोना विल्सन एक पीएचडी थीसिस, एमफिल डिसर्टेशन ऐसा वाहियात सा लिखता है, इसके बावजूद कि सरकार उसकी स्टडी को फंड कर रही है, हॉस्टल में जो खाना खाता होगा वो भी सब्सिडाइज भारत सरकार के पैसे से आता था, और फिर भी प्रधानमंत्री को मारने की योजना बनाता है। ये जो व्यक्ति जो बम लगा करके उड़ाने की मंशा रखता था हिंदुओं को, वो अपने मरीजों के साथ क्या करता होगा। भारत का ये जो संकल्प है कि 2047 तक हम ए लीग की कंट्री बनेंगे, वो संकल्प टारगेट है। नमस्कार, पांचजन्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सोचिए कि जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? AK-47, जंगल में छिपे हुए आतंकी, वो गरीब लोग जिनके हाथ में बंदूक पकड़ा दी गई है। लेकिन अगर आपको पता चले कि जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र या एक डॉक्टर अगर पेशेंट देखने के बाद बम बनाता हो, एक प्रोफेसर जो लेक्चर देने के बाद आराम से बैठकर अपने छात्रों से बात करने के बजाय जिहादियों का नेटवर्क चलाता हो, या फिर कोई एक IT इंजीनियर जो लाखों का पैकेज लेने के बाद भी ISIS के नेटवर्क के लिए काम करता हो, इसे आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वाइट कॉलर टेररिज्म। कितना खतरनाक है ये और इसके क्या असर ना सिर्फ भारत पे बल्कि पूरी दुनिया पर हो सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं जिनसे हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि वाइट कॉलर टेररिज्म क्या है, क्यों है और कैसे इससे निपटा जाए। हमारे साथ हैं विनय सिंह जी, जो कि निदेशक हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के। नमस्कार विनय जी, पांचजन्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी, दो जगह हैं, गाज़ा का हम अल शिफा अस्पताल की बात करें या फिर फरीदाबाद के जो अल फला यूनिवर्सिटी, दो महाद्वीप हैं, दो घटनाएं हैं, लेकिन पैटर्न एक ही है कि विश्वसनीय जो नागरिक संस्थाएं हैं उनमें बैठकर आप आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहे हैं। और जो आज हम बातचीत करेंगे टू द पॉइंट, वो इसी पे बात करेंगे, ये जो वाइट कॉलर टेररिज्म है ये होता क्या है और जो ट्रेडिशनल या पारंपरिक जिसको हम टेररिज्म बोलेंगे, आतंकवाद बोलेंगे, उससे किस तरह से अलग है। जैसे अभी ताज़ा घटना है मेडिकल रेडिकल्स की। तो मेडिकल रेडिकल्स यानी कि जो पूरा समूह था वो पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था, एक ही पेशे का था। तो ये बात तो फिर सही साबित नहीं होती है कि भाई पढ़ाई का लेना देना है कि आप ज़्यादा पढ़े होंगे तो ज़्यादा मॉडरेट होंगे। ये मिथ साबित होती है, तो झूठ साबित हो जाता है। पूरी दुनिया भर में तृप्ति जी इस बात को लेकर के रिसर्च हुआ हाल फिलहाल के पिछले एक दशकों में, देखें खासतौर पे पिछले 4-5 सालों में, कि रेडिकलाइजेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसको मैप करने का, जो उच्चतर शिक्षा संस्थान है वहाँ पे रेडिकलाइजेशन कितना हो रहा है, तो अलग अलग देशों ने की। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सबसे जो बेस्ट पेपर आपको मिलेगा वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो आतंकवाद का जनक है, आतंकवादी पैदा करता है और साथ साथ आतंकवाद का विक्टिम भी है। उसने तो नहीं चाहा होगा कि उसके सैनिक स्कूल पे हमला हो जाए और बच्चे काट दिए जाएं। इसका मतलब कि जो प्रोड्यूसर भी है और एक पक्ष देखें तो विक्टिम भी है, वो अपने ही प्रोडक्ट का, आतंकवाद का। तो वहाँ पर भी एक तबका है जो इसको सीरियसली स्टडी करना चाहता है। तो दो पेपर्स, एक 2020 में ड्राइवर्स ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन हायर
एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। दो पाकिस्तानी रिसर्चर्स हैं, ये राउटलेज पब्लिकेशन से छपा था। और दूसरा एक पेपर है, उसमें भी इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑन कैंपस रेडिकलाइजेशन इन पाकिस्तान, ये 2021 का है। दोनों में दो दो रिसर्चर्स हैं, यानी 4 रिसर्चर्स ने मिलकर किया है। और फाइंडिंग्स ये है कि द लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन हैज़ नथिंग टू डू विद द लेवल ऑफ एजुकेशन। ये पाकिस्तान का पेपर मैं बता रहा हूँ, ये कोई हमारा पेपर नहीं है कि भाई सामने वाला जो थोड़ा सा प्रेम है जिनको तो क्वेश्चन करते हैं, तो उनके प्रेम वाले ही देश का मैं पेपर बता रहा हूँ कि लेवल ऑफ एजुकेशन हैज़ नथिंग टू डू विद द लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन। जो पाकिस्तान के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी, लाइक कायदे आजम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से सबसे ज़्यादा रेडिकलाइज लॉट निकल रहा था। और मदरसों में ख़ास तौर पे जो ऐसे मदरसे जिनमें फॉरेन फंडिंग आई थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसाज को लेकर के, वहाँ पे ये ट्रेंड ज़्यादा था। ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वहाँ पर। हाँ, तो कुल मिला जुला करके भारत में हम अमूमन ये चर्चा करते हैं कि मदरसे से थोड़ा रेडिकल्स निकल रहे हैं, ये मिथ भूल जाइए। मदरसे में कम बुद्धि के कारण हो सकता है निकल रहे हो, लेकिन ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई रेडिकल नहीं होगा, ये दूसरा विज्ञान ही है। उसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ का कोई मतलब नहीं है। जिसको रेडिकल होना है वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो सकता है। और इस बार आप देखेंगे कि जो दिल्ली ब्लास्ट में जो मॉड्यूल सामने आया है कि पूरा का पूरा लॉट वो नॉर्मल पढ़ाई नहीं, एक जो वैज्ञानिक पढ़ाई, मतलब कि पूरी की पूरी एक मेडिकल की परीक्षा पास करके वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स थे। देखिए, डॉक्टर एक ऐसा पेशा होता है ना जिसमें पूरी तरह से विश्वास पे टिका होता है। एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो ये मान के चलता है कि ये मेरा इलाज करेगा, और उस जगह पर उस तरह के लोगों का इस तरह की घटना को अंजाम देना और इस आतंकवादी गुटों के साथ जुड़ा होना, ये कहीं ना कहीं समाज में विश्वास को भी कम करता है। अब क्योंकि आप बात कर रहे हैं इस तरह की, क्योंकि ये एक ऐसा मामला आ चुका है कि इसमें आप बुरहान वानी की तरह नहीं बोल सकते ना कि वो तो उसके पिता गरीब टीचर थे, मास्टर थे और वो प्रताड़ित था। आपको हर वो बुनियादी सुविधाएं मिली हैं जो इस देश के नागरिक के तौर पे आपको मिलनी चाहिए। आपने सारी सहूलियतें ली हैं, आप एक अच्छी एजुकेशन लेकर उसी भारत में आप डॉक्टर बनते हैं, उन्हीं लोगों का, भारतीयों का इलाज कराते हैं, और आरएक्स की दवाई लिखने के बजाय आप आरडीएक्स लगा के उड़ जाते हैं और लोगों को उड़ा देते हैं। ये जो मेंटालिटी है पिछले, अगर हम 2 दशक में, क्योंकि इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि अभी पिछले 2 दशक से कुछ मैं आपको नाम बताती हूँ, उसके बाद फिर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। अबुल सुभान कुरैशी जो कि इंडियन मुजाहिदीन का सबसे खतरनाक आतंकवादी था, उसकी एजुकेशन बीएससी इन फिजिक्स। उमर शेख जो कि WSJ रिपोर्टर डेनियल पर्ल की जिसने हत्या की थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ था। रियाज भटकल इंडियन मुजाहिदीन का खतरनाक आतंकवादी इंजीनियर था। मोहम्मद मंसूर असगर ये था इंडियन मुजाहिदीन का की फिगर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मोहम्मद अता 9/11 का जो सबसे बड़ा जिसने प्लेन उड़ा दिया था, PhD इन अर्बन प्लानिंग इन जर्मनी। ये एक पूरी कम से कम मेरे पास इस समय 20 लोगों की लिस्ट है। 2-3 नाम और जोड़ता हूं। जी, जो पाकिस्तान की रिपोर्ट है वहां के आतंकवादियों का जिक्र है। साद अजीज, ये वहां का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, IBA कराची। वो अलकायदा स्लीपर सेल और टारगेटेड किलिंग्स में इन्वॉल्व था। नौरीन लेघारी मेडिकल स्टूडेंट था, लियाकत अली यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस का, जो इस्लामिक स्टेट का जो एफिलिएट वो बाद में बना और बाद में एक अरेस्ट हुआ, एक टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहा था। तस्फीन मलिक, ये पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान वालों का बता रहे हैं, ग्रेजुएट था पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी साउथ पंजाब से, और वह अपने पति के साथ 2015 में सैन बर्नार्डिनो अटैक हुआ था US में, उसमें इन्वॉल्व थे सन में। जी, तो ये सब तो पढ़े लिखे लोग हैं जी। वही मैं आपसे बात कर रही हूँ। जब हम बात करते हैं कि रेडिकलाइजेशन को ख़त्म करना है तो सबसे पहले जोर दिया जाता है कि एजुकेशन होनी चाहिए। और जब हम एजुकेशन में हम ये भी बोलते हैं ना कि एक हाथ में किताब और एक हाथ में लैपटॉप देना चाहिए, तो उससे जो है रेडिकलाइजेशन कम होगा। लेकिन मजहबी किताब का बोझ आपके दिमाग में रेडिकलाइजेशन के तौर पे आपके उलेमा या आसपास के पढ़े लिखे लोग जब करने लग जाएं, तो एक समाज के तौर पे ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है और भरोसा कैसे आएगा फिर। एक बात तृप्ति आप समझिए कि मैं जिन रिसर्च का जिक्र कर रहा हूँ बार बार उसे पे आ रहा हूँ कि उसमें एक बात और लिखी थी कि 26/11 के 9/11 के बाद
यूनाइटेड स्टेट्स ने इस्लाम को या मुस्लिम्स को दुनिया भर में एक विलेन की तरह प्रस्तुत किया। बात सही भी है कि उसने किया भी, एक हद तक सही है। लेकिन अगर ये बात सही है और पाकिस्तान का पेपर, 2 रिसर्च पेपर्स ये मानते हैं कि उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को किसी ने, आप बोल रहे हैं हरी किताब उसको मिस इंटरप्रेट किया या आपको एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर लिया और पूरा उस किताब को मानने वाले लोगों को एक विलेन के रूप में प्रस्तुत किया, तो सुधार तो हम नहीं करेंगे ना, सुधार तो वहीं से होना होगा। तभी एक शब्द तभी से चला इस्लामोफोबिया, उसी हाँ, समय से ये बिल्कुल, चलना शुरू हुआ है। बिल्कुल। जब वहाँ इस बात की अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे लगता है इस बात की अंडरस्टैंडिंग तमाम मुस्लिम समाज में होनी चाहिए कि अगर कोई इस तरह से निकलता है, तो कल तक तो ये बात थी कि यार बेचारे अनपढ़ हैं, जो नहीं जानते हैं, वहाँ से आतंकवाद निकल रहा है, इसलिए लोगों को पढ़ाइए। अब जब मेडिकल और ऐसे बड़े बड़े संस्थाओं से इतनी बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त किए हुए दुनिया भर में जब आतंकवादी निकल रहे हैं, तो ये जो लाइन है कि पढ़ाई का रेडिकलाइजेशन से लेना देना है, ये झूठ साबित होता है और रेडिकलाइजेशन के कारण कुछ और है। ठीक है, सबसे और जरूरी वही है, हाँ। उन कारणों की पड़ताल तो पूरी दुनिया को करनी है, लेकिन सुधार तो उन्हीं को करना पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है आपको, जितने रिसर्च पेपर्स आपके सामने आए हैं, कि पढ़े लिखे ये जो लोग हैं, जब ये रेडिकलाइज हो जाते हैं, देखिए पढ़ाई लिखाई तब की जाती है, आप इसलिए की जाती है ताकि आपकी तर्क शक्ति बढ़े, आप चीज़ों को समझें, सोचें। लेकिन ये तो पढ़ लिख कर चीज़ों को समझने सोचने का तरीका भी आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रेडिकलाइजेशन एजुकेटेड लोगों में, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो अनपढ़ है उसके पास अपनी खुद की बौद्धिक क्षमता नहीं होती है, वो तार्किक शक्ति नहीं होती, उसको जो समझा दिया जाता है वो वैसा करता है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ये जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे में ऐसा क्या इनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल भी आतंकी घटनाओं के लिए, आतंकी वारदातों के लिए करते हैं? मुझे लगता है कि थोड़ा सा नक्सलिज्म पे आना पड़ेगा, और मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि दोनों का आजकल साझा वेंचर है, गठजोड़ है, और गठजोड़ बहुत प्रमाणित भी हुआ है ये गठजोड़। और उस गठजोड़ में ये मानते हैं कि भारत इनका दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी इनकी दुश्मन है, प्रधानमंत्री मोदी इनके दुश्मन हैं, आरएसएस इनका दुश्मन है, ये मानते हैं। तो इनका एक सीएमपी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कि आपस में हमारे आपके झगड़े होंगे, बाद में निपट लेंगे, लेकिन साझा दुश्मन जो है ये 3-4 एंटिटीज़ हैं, कि देश के नाते भारत है, संगठन के नाते बीजेपी आरएसएस है, और लीडरशिप के नाते, तो उसमें ये साझा करते हैं। दूसरा जो मॉडस ऑपरेंडाई है, जो काम करने का तौर तरीका जिस तरीके से इवॉल्व हुआ है, तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, वहाँ भी जो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं वही लोग ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में हैं, कोई पोस्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहाँ से भी रेडिकल्स को मैप करना, उनको रिक्रूट करना, दोनों कामों के लिए, इस्लामिक कट्टरपंथी एक्टिविटीज़ के लिए भी और नक्सलाइट्स एक्टिविटीज़ के लिए भी। दूसरा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टारगेट रहे हैं। तो आप जब नक्सलियों के डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ेंगी, खासतौर पे स्टीर स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, यूपी-यूए, अर्बन पर्सपेक्टिव और वर्क इन अर्बन एरिया, जो उनके 2004 और 7 के डॉक्यूमेंट हैं, तो आज से 20 साल पहले का डॉक्यूमेंट, बार बार कैंपसेस का जिक्र आता है कि कैंपसेस को टारगेट करना है, कैंपसेस को टारगेट करना है। किस लिए भाई? तो वहाँ से रिक्रूटमेंट्स लेने हैं। किस लिए रिक्रूटमेंट लेना है? तो जो व्यक्ति, जो बच्चे माता पिता ने भेजा है अपना करियर बनाइए, वह भी इस भाव से आया है कि हम इस देश की तरक्की में योगदान करेंगे, अपनी तरक्की में योगदान करेंगे, घर परिवार की तरक्की में योगदान करेंगे, और 10 साल बाद वो कहाँ पाता है अपने को? किसी बॉम्ब ब्लास्ट का एक्यूज्ड, या 20 लोगों की गला रेत कर काटने का एक्यूज्ड। तो ये कैंपसेस टारगेट्स हैं हर तरह के रेडिकलाइजेशन के लिए, वो नक्सल रेडिकल्स हों या ये जो अर्बन ये इस्लामिक रेडिकल्स हों, जिसका मेडिकल रेडिकल्स अभी ताज़ा ताज़ा उदाहरण है। दूसरी बात, जब भीमा कोरेगांव का इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें ढेर सारे ट्रक लोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकले। उसमें भी नक्सलियों ने बहुत हमदर्दी बताई है कि लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने जो ये जो रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में हमदर्दी जताई है, और उसमें भी इस मॉडस ऑपरेंडाई का जिक्र आता है। तो आप देखेंगे कि जो 2 लोग अरेस्ट हुए जेएनयू से, रोना विल्सन और सिराज अहमद, ये सिपाही माओइस्ट थे। और रोना विल्सन की आप एमए का, एमफिल का डिसर्टेशन टाइटल आप देखिए, तो लिखता है कि टाइटल है उसका कि इंडिया वेदर कॉलोनियल, न्यू कॉलोनियल और फ्यूडल।
मतलब कि भारत को 3 तरह के स्लैंग्स में, 3 तरह के तिरस्कृत भाषा में उसको डेफिनेशन को प्रूव करना है और लास्ट में वो प्रूव करता है कि भारत तीनों है। तो मैनिफेस्टेशंस अलग अलग होते हैं। वो जाकर के गला रेतता है जंगल में निर्दोष आदिवासियों का जो नक्सलाइट है, और ये बॉम्ब बांध करके उड़ जाता है, जो मेडिकल रेडिकल्स वाली अभी घटना हुई। लेकिन दोनों का मॉडस ऑपरेंडाई एक है। इसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से आपने बताया कि हमने हमेशा देखा है, जो आप कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, ये जो कम्युनिस्ट हैं इनका 50-60 के दशक से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि उनका टारगेट हमेशा से इंस्टीट्यूशंस रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस, मीडिया इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और इन्होंने वहाँ पे अपना जाल बिछाया है और इनका क्लियर फोकस रहा है। लेकिन जब हम इस्लामिस्ट की बात करते हैं, रेडिकलाइजेशन की, उनकी बात करते हैं, तो उनका क्लियर रहता था कि वो अनपढ़ लोगों को पकड़ते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे, उनको मारने के लिए तैयार करते थे, और जिहाद के नाम पर उनको जगह जगह सुसाइड बॉम्बर बनाकर भेजते थे। लेकिन ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, और ये जो कम्युनिस्ट है और ये जो इस्लामिस्ट है, हालांकि देखा जाए तो इन दोनों ही, अगर जहाँ इस्लामिस्ट रहते हैं वहाँ कम्युनिस्ट नहीं रह सकते, जहाँ कम्युनिस्ट रहते हैं वहाँ इस्लामिस्ट नहीं रह सकते। इनके आपस में एक दूसरे के लिए क्या विचार है ये पूरी दुनिया देखती और जानती है। लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली इनकी दोस्ती है। ये मैं आपको समझना चाहती हूँ कि अब ये जो शिफ्ट आ रहा है इस्लामिक कट्टरता में, कि अब हमें भी एजुकेटेड लोगों को ब्रेन वॉश करते हुए पिछले 2 दशक के अंदर हम जिस तरह से देख रहे हैं, और फिर अपने टारगेट्स तक पहुंचना है, ये क्या आपको लगता है कि कम्युनिज्म से प्रभावित होकर, या उनको लगता है कि अब वक्त के साथ इन्हें चीज़ें बदलनी पड़ेंगी? मुझे लगता है कि वक्त के साथ हमको भी अपनी अंडरस्टैंडिंग बदलनी पड़ेगी। एक बात आप समझिए जी, कि नक्सलिज्म में जो खास तौर पे छत्तीसगढ़ और जो आदिवासी क्षेत्रों में जो नक्सलाइट्स हुए, उसमें एक पैटर्न था। लगभग 100 केस स्टडीज के आधार पे बता रहा हूँ आपको। जो 5वीं या 5वीं से कम पढ़े लिखे नक्सलाइट्स थे, वो लंबा चले, मास मर्डर्स में, बड़े बड़े एम्बुसेस में रहे। लेकिन जो 5वीं से ज़्यादा पढ़े रहे, या 10वीं पढ़े रहे, या 10वीं से ज़्यादा पढ़े रहे, वो 2-4 साल में वापस आ गए। वहाँ पैटर्न अलग है। वहाँ पढ़ाई बढ़ती है तो जागरूकता बढ़ती है, तो इसके प्रति तार्किक शक्ति बढ़ती है, और फिर वो सही और गलत में फैसला कर पाते हैं। गलत और सही का फैसला करते हैं और वापस हटते हैं नक्सल मूवमेंट से। वहाँ उल्टा है। वहाँ पढ़ाई का प्रभाव ये होता है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो लंबे समय तक जो ये नक्सल उग्रवाद है उसके साथ नहीं सहभागी रह पाता, कुछ केसेस को छोड़ दीजिए तो। लेकिन यहाँ तो उल्टा दिख रहा है। दुनिया भर में जितने बड़े बड़े ब्लास्ट हुए हैं, वो बॉस्टन बॉम्बिंग्स हो, 9/11 हो, 26/11 हो, इंक्लूडिंग आप देखिए कि ओसामा बिन लादेन पढ़ा लिखा इंजीनियर था। और मुझे लगता है कि ओसामा बिन लादेन को हीरो मानने वाले बहुत सा एक पढ़ा लिखा तबका दुनिया भर में एक छोटा सा समूह जरूर हुआ है जो उनको आइडलाइज करता है, जो उनको हीरो मानता है, और लगता है कि पढ़ा लिखा होने के बाद भी और इतने बड़े पैसे वाले बैकग्राउंड से आने के बाद भी उसने ये जिहाद का रास्ता चुना है, तो शायद यही रास्ता सही है और वो उसको रोल मॉडल मानता है। मुझे लगता है कि कई कारक हैं, उसमें से एक कारक ये भी है कि ऐसे लोगों का इमर्जेंस और उनको रोल मॉडल मानने वाले लोगों की एक कतार खड़ी हो गई उनके पीछे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये समाज के हिसाब से, चाहे पूरी दुनिया में देखें हम, क्योंकि जब हम रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं या अपराधों की बात करते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, चाहे हम अगर इस समय यूरोप की बात करें, वो भी इस रेडिकलाइजेशन से, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से परेशान है। यहाँ तक कि ग्रूमिंग गैंग का वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह का उनके आपराधिक गतिविधियाँ पकड़ी गई हैं। अमेरिका की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन किस तरह से हावी होता जा रहा है, जबकि इतना बड़ा भुक्तभोगी अमेरिका रहा है। जब ये एजुकेटेड लोग इस तरह से रेडिकलाइज्ड होते हैं, तो समाज में जो लोग रहते हैं, जब हम कोई अनपढ़ होता है तो हमें पता रहता है कि किसी की गतिविधियां संदिग्ध दिखें तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। जैसे कि हम पहले, आज से 2014 से पहले हम यही सुनते थे ना कि अगर कोई आपको संदिग्ध वस्तु दिखे, व्यक्ति दिखे, तो आप पुलिस को जानकारी दें। लेकिन जो आपके बीच में आप जैसा बैठा हुआ वाइट कॉलर व्यक्ति है, सब भी दिखाई दे रहा है, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये आप कैसे भांप सकते हैं? जैसे कि डॉक्टर उमर, उसके बारे में कौन सोच सकता था? ये पैटर्न कितना खतरनाक है और इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, दुनिया भर में 2 चीज़ें की गई, मतलब अभी भी बहुत नेसेंट स्टेज है, शुरुआती स्टेज है, लेकिन कई देशों ने रेडिकलाइजेशन को मैप करने के तरीके तैयार किए कि आप कैंपस में हैं और आप कॉलेज में हैं और आपका रेडिकलाइजेशन मापा जा सके। दूसरा, जब
सी रैड जिसको बोलेंगे कैंपस रेडिकलाइजेशन को मेजर किया जा सके। दूसरा उसका एक एंटीडॉट कि डी रेडिकलाइजेशन कैसे हो, कि जो रेडिकल हो गए तो उनका डी रेडिकलाइजेशन कैसे, तो उसके लिए भी मेजर्स लिए गए। सबसे नंबर 1 देश जिसने समय रहते इस रेडिकलाइजेशन को पहचाना वो चाइना था। और जो डी रेडिकलाइजेशन के मेजर्स लिए गए वो बहुत कठोर हैं, उसकी चर्चा नहीं होती। उसको तो मैंने देखा नहीं कभी पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो या कभी हिंदुस्तान में शाहीन बाग में कोई प्रोटेस्ट पे बैठ रहा हो कि उइगर मुसलमानों के साथ जो चाइना में होता है कभी नहीं उनका इंटरनल मैटर है, चाइना किस तरीके से डील करता है, लेकिन जो बाहर खबरें छन करके आती है बहुत इनह्यूमन है। तो हम उतना कठोर भी नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम मैप करने के तौर तरीके तो इवॉल्व करने होंगे हमको। अब जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि किसी का एमफिल डिसर्टेशन है, किसी का पीएचडी का थीसिस है, आप मैप वहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर रोना विल्सन एक पीएचडी थीसिस एमफिल डिसर्टेशन ऐसा वाहियात सा लिखता है, इसके बावजूद कि सरकार उसकी स्टडी को फंड कर रही है, हॉस्टल में जो खाना खाता होगा वो भी सब्सिडाइज्ड भारत सरकार के पैसे से आता था, और फिर भी प्रधानमंत्री को मारने की योजना बनाता है, तो उसको तो मैप किया जा सकता था अगर उसके एमफिल डिसर्टेशन को एनालाइज करने के तौर तरीके होते, या पीएचडी थीसिस को एनालाइज करने के तौर तरीके होते, या कैंपस में जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मैप करने के तौर तरीके होते। तो पहले तो मैपिंग अगर हो जाए, मतलब कि डायग्नोसिस हो जाए प्रॉब्लम का, तो मुझे लगता है बाद में प्रिस्क्रिप्शन तो डॉक्टर दे ही देते हैं। तो पहला काम तो भारत में जो मुझे लग रहा है कि छुटा हुआ है वो कैंपस रेडिकलाइजेशन को मैप करना है, क्योंकि इस बात पे अब आंख नहीं मूंद सकते कि पढ़े लिखे हैं तो सभी नागरिक होंगे। विश्वास भी नहीं होता ना, एक ऐसा समाज बन जाता है, फिर अगर कोई नहीं भी होगा तो आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। ये जो इस तरह की आतंकवादी हरकतें करते हैं जो एजुकेटेड लोग, वो अपने ही लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी करते हैं, क्योंकि इसके बाद जब दूसरे लोग होंगे उन्हीं के समुदाय के, उनको भी शक की निगाह से देखा जाएगा। लेकिन आप जो बता रहे हैं इसको कैसे करेंगे, मैप करने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे होता है मैप करने का तरीका? आपके सामान्य जीवन में भी एक्टिविटीज़ उस तरह से रहती हैं, आपके आस पड़ोस में भी आपकी संदिग्ध एक्टिविटीज़ को लेकर के मालूम रहता है। मैं डॉक्टर सफ़ी अहमद का देख रहा था कि उसकी परिवार की एक महिला, उसकी कज़िन थी, वो इंटरव्यू दे रही है कि अरे वो तो डॉक्टर थे, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो बड़े इंट्रोवर्ट से थे, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, और वो सुबह आए थे तो एकदम उनका मूड जो था फ्रेश था, इतना उसने कहा। अगली बात तो कहती है, वो अपनी बातों काउंटर करते हो, वो बहुत कम बोलते थे, वो घर कभी कभी आते थे, आज भी आए तो आए और चले गए। अरे भाई, तो अभी आपने 10 सेकंड बोला कि सुबह आए थे तो उनका मूड एकदम फ्रेश था, तो आए और चले गए उतने में ही आपने नाप लिया कि उनका मूड फ्रेश था। इसका मतलब है कि जो महिला ये बात कह रही है तो डॉक्टर सफ़ी ही ट्रेंड नहीं है, उसका परिवार भी ट्रेंड है कि बोलना क्या है, सिंपैथी कैसे गार्नर करना है, पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर का बेटा है, हेडमास्टर का बेटा है। तो ये हेडमास्टर का बेटा ही केवल आतंकवादी नहीं था, जो लोग उसको हेडमास्टर का बेटा कहते हैं और जो आर्टिकल लिखते थे यहाँ और बड़े बड़े टीवी शोज में आकर डिबेट करते थे, वो भी आतंकवादी थे। क्योंकि आतंकवाद को वो AK-47 लेकर के नहीं बैठे थे, कोई कैमरा लेकर आतंकवादी बैठा हुआ, कोई कलम लेकर के बैठा हुआ, बौद्धिक आतंकवाद है। दूसरी बात कि देखिए, पेशा के नाते तो शर्मसार होता है, पैसे के नाते डाउट क्रिएट होता है। ये जो व्यक्ति जो बम लगा करके उड़ाने की मंशा रखता था हिंदुओं को, वो अपने मरीजों के साथ क्या करता होगा? उसके हाथ में स्काल्प हो, ऑपरेशन थिएटर पे कोई मरीज बैठा हो, वो क्या करता रहा होगा मरीजों के साथ? उस समय क्या उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं देखता होगा? एकाएक रात को सोया और सुबह उसको आतंकवादी बनने का मन कर गया। इसमें क्या होता है कि समाज बदनाम होता है, उस समाज में उस पेशे को फॉलो करने वाले लोग बदनाम होते हैं। तो इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है कि अगर मेडिकल रेडिकल्स लोग आते हैं तो उस समाज में उस पेशे से जुड़े हुए लोग सामने आए और कहें कि ये हराम है, जो इसने किया है ये गलत है। नहीं तो मौन रहेंगे तो सहमति मानी जाएगी आपकी, बोलेंगे तो सहमति तो होगी, मौन रहेंगे तो भी सहमति मानी जाएगी। तो एक पेशे के नाते पेशे को बदनाम करता है, एक समाज के नाते समाज को बदनाम करता है। तो पहला एक आतंकवादी जो नुकसान पहुंचाता है वो तो उस व्यक्ति को पहुंचाता है जो उसके जद में आता है,
जिसको जान माल का नुकसान होता है, लेकिन एक बड़ा नुकसान अपने उस समाज को भी पहुंचाता है जो पहले से दुनिया भर में स्कूटनी जिसकी हो रही है। आप दोष अमेरिका पे दे रहे हैं कि 9/11 के बाद अमेरिका ने मुसलमानों को विलेन के रूप में पेश किया, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसको काउंटर करने का कि आप अपना आचरण ठीक रखें और समाज के नाते बहुत कठोरता से ऐसी घटनाओं की निंदा करें। आप क्या कहेंगे कि एक अनपढ़ आतंकवादी ज़्यादा खतरनाक है या एक पढ़ा लिखा आतंकवादी ज़्यादा खतरनाक? ऑब्वियस है, मुझे तो लगता है कि जो अनपढ़ है उसको समझा सकती हैं आप, जिसको समझ नहीं है उसको समझा सकते हैं। वो तो समझ के बैठा हुआ है, उससे ज़्यादा क्या पढ़ेगा, उससे ज़्यादा क्या समझ हो ये करेगा। तो पढ़ा लिखा आतंकवादी ज़्यादा खतरनाक है। और जिस तरह से इन दिनों हम देख रहे हैं, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने बताया मैपिंग करना चाहिए अगर रेडिकलाइजेशन हो रहा है, डी रेडिकलाइजेशन के लिए क्या? क्योंकि ऐसे कई हैं युवा जिनको ऐसा किया होगा। अब तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां पता लगा रही हैं और पता लगा भी लेंगी, लेकिन ऐसे लोगों का डी रेडिकलाइजेशन करना, क्योंकि कोई भी देश चाइना की तरह नहीं हो सकता ना। मुझे लगता है कि एक बार जब मैपिंग आप कर लेंगी तो बहुत सारे तरीके हैं। साइकोलॉजिकल उनका एक काउंसलिंग है। मुझे लगता है कि थोड़ी संगत कुछ अलग रखी जा सकती है, थोड़ा उनका सोचने समझने का दायरा बढ़ाया जा सकता है। जो कुपमंडूक की तरह सोचते हैं उसमें सोचने समझने का दायरा बढ़ाया जा सकता है, और उनको ये लगे कि नहीं हम वॉच में हैं, कि संस्था जो है सरकार हमको देख रही है। चाइना ने जो जो किया सब कुछ गलत नहीं है। हाँ ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो एक ह्यूमन राइट्स का जो एक लिमिट है उसको क्रॉस करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो वॉच करता है। सबके मोबाइल में एक ऐप डला होता है कि जिससे आपकी सारी एक्टिविटीज़ मॉनिटर की जाती हैं। आप क्या बात करते हैं, आप क्या भोजन कर रहे हैं, आप क्या और जैसे ही आपने ऐप डिलीट किया गलती से भी तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। उतना तो नहीं, लेकिन उसका 2% जो उनकी अच्छी बातें हैं वो तो हम ले ही सकते हैं। अब आप ये भारत में अगर करके देखें, देखिए पूरा मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सब पहुंच जाएंगे कि देखिए ये तो पूरे टाइम इनको नज़र में रखते हैं और अल्पसंख्यकों का यहाँ पर शोषण हो रहा है। शायद आपको लगता है कि इसमें भी इनके धार्मिक मौलानाओं को ही, जो मजहबी मौलाना है उनको आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें आगे आना चाहिए, और जिस तरह की मानसिकता इनकी बनाई जाती है उसको काउंटर करते हुए इन्हें खुद भी नज़र रखनी चाहिए अपने ग्रुप में, क्योंकि ये पूरा समुदाय बदनाम हो रहा है। आप देखिए म्यांमार में कोई घटना होती है, बदला कहाँ लिया जाता है? इंडियन मुजाहिदीन कहाँ लेता है? बोध गया में बौद्ध संस्थानों को, क्योंकि वहाँ बुद्धिस्टों ने रोहिंग्याज पे अत्याचार किया तो उनका बदला भारत में लिया गया, बौद्ध मंदिरों को टारगेट करके। दुनिया भर में तो कहीं नहीं देखा हमने कि जो उइगर्स मुसलमान हैं जिन पे अत्याचार हो रहा है चाइना में, उनका बदला लिया जाए। भारत में ही ले लेते, कहीं नहीं देखा गया। तो भारत को लगता है कि एक सॉफ्ट टारगेट है, लगता था, अब नहीं लगता है। अब तो जवाब दिया जाता है बढ़िया से, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। 1:10 का रेशियो रहता है रिस्पांस का हमारा। लेकिन भारत को हमेशा लगता था कि वो जैसे मंदिर का घंटा है, कोई फीस नहीं है, जिसका मन आया वो बजा करके चला गया और कोई माइंड नहीं करता था। ठीक है, क्योंकि कोई प्रोटेस्ट नहीं करता था। ठीक है, तो ये नज़रिया अब बदला है कि भारत रिस्पॉन्ड करता है। और लेकिन ये उइगर्स का तो सबसे बड़ा उदाहरण है। इनफैक्ट मैं बताता हूँ आपको जी कि उइगर्स के बारे में टर्की में प्रोटेस्ट हुए। बड़ा कट्टर देश है जी। आज जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनको जेल में डाल दिया गया। वो तो गैर इस्लामी काम नहीं कर रहे थे, इस्लामिक काम कर रहे थे। उम्मा का मामला था ये, तो वहाँ के मुसलमान तो मुसलमान ही होते हैं। मुसलमान ही है। नहीं, मुसलमान ही नहीं है, उनका ब्लड रिलेशनशिप जो चाइना के उइगर्स हैं और उनका जेनेटिक सिमिलैरिटी है, वो एक ही वंशज हैं दोनों, ऐसा मानते हैं सब। इसलिए उस नाते वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो प्रोटेस्ट थे उसको जेल में डाल दिया गया। तो कुल मिला जुला करके ये है कि ये मामला धर्म का भी नहीं है। धर्म का इस्तेमाल एक स्ट्रैटेजी के नाते किया जाता है जिसमें भारत टारगेट है, भारत की तरक्की टारगेट है। भारत का ये जो संकल्प है कि 2047 तक हम ए लीग की कंट्री बनेंगे, वो संकल्प टारगेट है। भारत की तरक्की किसी को पच नहीं रही है, क्योंकि एक बार हम पहुंच गए तो फिर इरिवर्सिबल है। तो
उनका इस्तेमाल होता है, और जिनका इस्तेमाल होता है उनको भी समझना पड़ेगा कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। एक बात आप समझिए जी तृप्ति जी कि आज से नहीं, मुस्लिम अपीजमेंट कब से हो रही है, जो उसका ज्ञात इतिहास हमको मालूम है। पहला तो औरंगजेब के टाइम से हिंदुओं पे जजिया टैक्स लगा देना अपीजमेंट ही तो था। लेकिन कहां औरंगजेब के समय मुसलमानों की तरक्की हो गई? अंग्रेजों के समय में डिवाइड एंड रूल अपीजमेंट ही तो था। कहां मुसलमानों की तरक्की हो गई? ब्रिटिश काल के बाद कांग्रेस और बाकी जो रीजनल पार्टीज ने लिया मुस्लिम अपीजमेंट, कहां मुसलमानों की तरक्की हो गई? मुसलमानों की तरक्की तो अब हो रही है जब विकास बिना भेदभाव के, सड़क उनके दरवाजे तक पहुंच रही है, पानी उनके दरवाजे तक, नलके तक पहुंच रहा है, बिजली उनके कमरे तक पहुंच रही है, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो बाकी लोग हैं उनको भी 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा मिल रहा है। तो अपीजमेंट से उस कौम का नुकसान होता है। और भारत में पिछले 300-400 साल, 500 साल में आप देखेंगे जब से मुस्लिम अपीजमेंट का इतिहास रहा है अभी तक, अपीजमेंट ने मुसलमानों का नुकसान किया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अपीजमेंट ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, उसमें बताया गया था कि मुसलमानों का क्या हाल है। वो तो कांग्रेस के समय में ही आई थी। कुल मिला के ये है कि अगर आप पढ़ लिख भी जाते हैं तो आपको कट्टरवाद से बचाने का सबसे बड़ा जिम्मा आपके मज़हब के लोगों का ही आता है। उन लोगों का आता है जिनकी बातें, जिनकी तालीम लेकर आप आगे चलते हैं। तो पहली जिम्मेदारी तो आपके खुद के समुदाय, आपके खुद के समुदाय के मजहबी जो मौलाना हैं उनकी बनती है, ताकि पूरे समुदाय को टारगेट ना किया जा सके। दूसरी बात, अगर एजुकेशन आप ले रहे हैं तो एजुकेशन के मायने भी समझने पड़ेंगे। क्या ये एजुकेशन जिहाद के लिए ली जा रही है? ये हर उस व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, उसके परिवार वाले को सोचना पड़ेगा कि हमारे घर का बच्चा अगर एजुकेशन लेके जिहाद की तरफ जा रहा है तो उसे रोका जाए। तभी एक तो ये पहली स्टेप घर से शुरू होती है। और दूसरी बात जहाँ तक है, जो समाज के तौर पे विनय जी ने बताई है कि सारे इंस्टीट्यूट्स में मैपिंग शुरू होनी चाहिए। शुरू में ही अगर जड़ पकड़ ली जाएगी तो वो कभी वृक्ष बन ही नहीं पाएगा। इस पर ध्यान देना चाहिए। और डी रेडिकलाइजेशन की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर पर हम चाइना नहीं बन सकते, लेकिन हमारे यहाँ संवाद होता है। जब किसी की बात सुन के कोई रेडिकलाइज हो सकता है तो शायद उससे ज़्यादा असरदार बात करके उसे डी रेडिकलाइज भी किया जा सकता है लॉजिक के साथ। आपने जो पूरी बातचीत की विनय जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तृप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।